हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल बेला स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के क्या रूल हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंस की चार सब कैटेगरीज होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इनकी क्या पहचान होती है वो सब हमने लास्ट वीडियो क्लास में पढ़ा था। बच्चों, अगर आपने उस वीडियो क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, तब आपको ये वीडियो क्लास अच्छे से समझ में आएगा। आज के इस वीडियो क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को किस प्रकार बनाया जाता है या किस प्रकार इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, उसके क्या रूल हैं, ये आज की वीडियो क्लास में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले प्यारे बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करिएगा ताकि बाकी बच्चे इस वीडियो क्लास को मिस ना करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इस टेंस के वाक्यों में किसी कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाता है। ठीक है, मुख्य क्रिया के मुख्य क्रिया में के साथ ता, ते, ती का प्रयोग करते हैं। जैसे राधा खाती है, रोहन जाता है, मैं सोता हूँ, राम खेलता है, राम रोता है, राधा सोती है, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। जितने भी मुख्य क्रिया में ता, ते, ती का प्रयोग होता है वो सारे सेंटेंस किस कैटेगरी के हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कैटेगरी के हैं। ठीक है, मुख्य क्रिया में ता, ते, ती का प्रयोग होता है। ठीक है, पिताजी जाते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, रोहन रोता है, चपरासी घंटी बजाता है, सब में मुख्य क्रिया में ता, ते लिखकर आ रहा है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अब इसे हम बनाने का रूल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिनमें ना तो नहीं का प्रयोग होता है और ना ही प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग होता है। ठीक है, जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें ना ही आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा, का, क्यों, कैसे, कहाँ, ऐसा कोई भी शब्द नहीं आएगा और ना ही नहीं का प्रयोग होगा। यानी एकदम सिंपल है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ। ठीक है, चपरासी घंटी बजाता है, अध्यापक पढ़ाते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं। एकदम सिंपल सेंटेंस, इसमें किसी चीज़ का ना ही कोई शब्द नहीं का होगा और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाएगा। एकदम सिंपल सेंटेंसेस, तो उन्हें हम कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। ठीक है, जो एकदम सिंपल होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या बनाने के रूल हैं, आइए देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले, ठीक है, उस वाक्य में सब्जेक्ट को लिखते हैं, जो उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट हम किसे कहेंगे? जिसके बारे में उस वाक्य में बात हो रही हो या उसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है कि जिस वाक्य में उसके बारे में बात हो रही हो या उसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो, वो हमारा सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब, जो वो कार्य कर रहा हो, जैसे खेलने का, सोने का, पीने का, ठीक है, दौड़ने का, जो वो कार्य कर रहा हो उसकी हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसमें हम एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, लेकिन कब लगाते हैं? अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तब तो हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हम एस या ईएस का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमारे आई, वी होते हैं। सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यू एंड यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा ही, सी। ठीक है, नेम, किसी का भी नेम हो सकता है, किसी जगह का नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो हम एस या ईएस लगाते हैं, अदरवाइज एस या ईएस का यूज़ नहीं करते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, यानी जो उस वाक्य में बचा हुआ पार्ट है उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुख्य क्रिया के साथ क्या हमें सबके साथ एस या ई एस लगाना है? नहीं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ एस लगता है और कुछ वर्ड जो वो होते हैं जिनके साथ ई एस लगता है। अगर हम उन शब्दों की बात कर लें जिसके साथ ई एस लगता है, तो बाकी बचे शब्दों के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? एस का। ठीक है। तो आइए मुख्य क्रिया में किसके साथ ई एस लगता है हम देख लेते हैं। जिन मुख्य क्रियाओं का अंत में ओ आता हो, ठीक है, जैसे गो हो गया हमारा, डू हो गया, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे? ई एस। ठीक है। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में ओ आता हो तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे? ई एस। ठीक। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में एस या एस एच आते हों तो उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं? ई एस। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में कॉन्सोनेंट फिर उसके बाद वाई आता हो तो हम वाई को आई में बदल देते हैं। ठीक है। कॉन्सोनेंट सभी को पता है कि हमारे जो कहते हैं अल्फ़ाबेट हैं उसमें कॉन्सोनेंट और 5 वॉवेल होते हैं। वॉवेल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, 5 वॉवेल। तो जो बाकी बचे हुए हमारे जो वर्ड हैं, लेटर्स हैं, वो हमारे सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक है। तो अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, किसी मतलब मुख्य क्रिया में कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद वाई आ रहा हो, तो वाई किस में बदल जाता है? आई में। ठीक है। और उसके बाद हम क्या लगा देते हैं? ई एस। जैसे क्राई, सी आर वाई, आर हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वाई आया है, तो वाई किस में बदल जाएगा? आई में, और उसके बाद लग जाएगा ई एस। ठीक है। फ्राई, आर हमारा कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वाई आया है, तो वाई किस में बदल जाएगा? आई में, और लग जाएगा ई एस। ठीक है। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में वॉवेल प्लस वाई हो, ठीक है, यानी अभी हमने बताया वॉवेल हमारे कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अगर ये सब आ रहे हैं और उसके बाद वाई आ रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे प्ले तो प्लेस। ठीक। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राधा गाना गाती है, तो हमने क्या देखा था? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है? राधा। गाना कौन गा रहा है? राधा। ठीक है। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? राधा के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ? राधा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी राधा। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो वर्ब क्या, यानी कार्य क्या हो रहा है? वो गा रही है। क्या कर रही है? गाना। वो गाना तो गा रही है, लेकिन क्या कर रही है? गाने का काम कर रही है, तो सिंग। ठीक है। राधा हमारा एक वचन है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एस लग जाएगा, तो सिंग्स। वो क्या गा रही है? एक सॉन्ग गा रही है, यानी एक गाना गा रही है, तो राधा सिंग्स अ सॉन्ग। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वर्ब लिखा। वर्ब में हमने क्या पढ़ा था कि अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी थर्ड पर्सन का एक वचन करता है, तो हम उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। तो हमने पढ़ा भी कि ई एस हम किसके साथ लगाते हैं? बाकी जो बचा उनके साथ हम एस लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ओ नहीं आ रहा है। ठीक है। इसके कहते हैं मुख्य क्रिया में लास्ट में ओ नहीं आ रहा है। ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एस। वो क्या गा रही है? एक गाना गा रही है, तो अ सॉन्ग। तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जब एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। राधा मैदान में दौड़ता है, राम मैदान में दौड़ता है। दौड़ कौन रहा है? राम। ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? राम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? राम। ठीक है। हम सब्जेक्ट हमारा मिल गया, हमने लिख दिया राम। उसके बाद वो क्या काम कर रहा है? दौड़ने का। क्या क्रिया हो रही है? दौड़ने की। तो क्या लिखा? रन। रन में हम लगाएंगे एस या ई एस, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एस। इन द फील्ड, ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। इन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है। इसके बारे में मैंने अलग से प्रीपोजिशन की वीडियो क्लास आप अगर देख लेंगे तो आपको प्रीपोजिशन का यूज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इन हमारा क्या है? एक प्रीपोजिशन है। दी फील्ड, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमने एस ई एस लगाया।
उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस का पार्ट यानी ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। तो राम रन्स इन द फील्ड। तुम रोते हो, तुम रोते हो, कौन रो रहा है? तुम। किसके बारे में बात हो रही है? तुम के बारे में। तो तुम हमारा क्या है? सब्जेक्ट होगा, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख देंगे यू, ठीक है। क्या काम कर रहा है वो? रोने का, तो वीप। ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ठीक है। यू हमारा सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल है, तो हम यहाँ पर एस या ईएस को नहीं जोड़ेंगे, हम सीधे लिख देंगे वीप, ठीक है। तो यू वीप। वे खेलते हैं, दे प्ले, ठीक है। वे भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल है, यानी थर्ड पर्सन बहुवचन है। एक वचनकर्ता के साथ हम एस और ईएस लगाते हैं, बहुवचन के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब हमारा जैसे है, मेन वर्ब जैसे है वैसे ही लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। तो दे प्ले। फिर हम सब मैदान में खेलते हैं। वी हमारा क्या है? बहुवचन है, हम सब कई लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? कौन मैदान में खेलता है? हम। किसके बारे में बात हो रही है? हम के बारे में। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लग देंगे वी। अब ये हमारा किस प्रकार का सब्जेक्ट है? बहुवचन है, ठीक है। तो मुख्य क्रिया में कोई भी एस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक। तो प्ले का हम प्ले ही लिख देंगे। और इन द फील्ड, कहाँ खेलते हैं वो लोग? फील्ड में। तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुम खाना पकाते हो, यू मेक फूड। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया, उसके बनाने के क्या रूल हैं ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अब हम पढ़े निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। ये वे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, जैसे तुम नहीं खेलते हो, तुम नहीं सोते हो, राधा नहीं जाती है, ठीक है। चपरासी घंटी नहीं बजाता है, अध्यापक नहीं पढ़ाते हैं। ये सारे वाक्य क्या है? हमारे निगेटिव सेंटेंस हैं, मतलब नकारात्मक वाक्य हैं, इनमें नहीं का प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम किस प्रकार बनाते हैं? तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट को। अगर हमारा निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, अगर उसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया आपको कि उस वाक्य में, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही हो या उसके द्वारा कोई क्रिया की जिसके द्वारा कोई क्रिया हो रही हो, वही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट अगर एक वचन का है तो हम डज लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन का है तो हम डू लगाते हैं। डज या डू का प्रयोग करते हैं। डज डू आपको एक ही साथ नहीं लगा देना है। अगर एक वचन का करता है तो आप डज लगाएंगे, बहुवचन का करता है तो आप डू लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, नहीं का प्रयोग हो रहा है, तो उस नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे? नॉट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसमें एस या ईएस कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, जैसे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसी तरह चुपचाप हम लिख देंगे, उसमें एस या ईएस कुछ नहीं लगाएंगे। और उसके बाद जो हमारा वाक्य का बचा हुआ भाग है यानी ऑब्जेक्ट, उसको लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन है तो डज लिखेंगे, सब्जेक्ट अगर हमारा बहुवचन है तो डू लगाएंगे। उसके बाद नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लेंगे, और उसके बाद जो हमारा वाक्य का बचा हुआ भाग यानी ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे, ठीक है। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन स्कूल नहीं जाता, ठीक है, नहीं का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा क्या है? निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन। स्कूल कौन नहीं जाता? मोहन। यहाँ बात किसके बारे में हो रही है? मोहन के बारे में। और सब्जेक्ट हमारा वही होता है कि वाक्य में जिसके बारे में या तो बात हो रही हो या उसके द्वारा कोई क्रिया हो रही हो, वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। तो यहाँ मोहन के बारे में बात हो रही है, मोहन स्कूल नहीं जाता, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन लिखेंगे, ठीक है। मोहन एक वचन है क्योंकि अकेला मोहन है, सिंगुलर है।
एक मोहन अकेला ही क्योंकि एक नाम है, एक तो पहले ये नाम है, दूसरा मोहन एक ही है, कई मोहन नहीं है। यहाँ पर अगर हम बच्चे कहते हैं बच्चे तो कई बच्चे हो जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है बहुवचन। जब कोई एक रहता है तो हमारा एक वचन होता है, एक से अधिक कोई चीज़ हो जाती है तो वो हमारी बहुवचन हो जाती है। तो मोहन क्या है, एक वचन यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। तो हम मोहन लिखेंगे, एक वचन के साथ मैंने आपको क्या बताया था, एक वचन के साथ हम लगाते हैं डज, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे डज का, लगाएंगे डज। नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करता है, वो जाने का काम करता है, तो क्या लिखें, जाना किसके मायने होता है, गो, तो गो की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ गो ही होती है, चुपचाप गो लिख देंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन टू, प्रीपोजिशन हमारा क्या लगा, टू और स्कूल, क्योंकि हम डायरेक्शन बताने के लिए किसका यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन टू का। अगर आप प्रीपोजिशन की वीडियो क्लास नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिएगा, तभी आपको प्रीपोजिशन का यूज़ अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा ये वाक्य बन गया है, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अगला सेंटेंस, राम अपना काम नहीं करता, नहीं आया, नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, एक वचन का है, डज, नहीं के लिए नॉट, करने की क्या होती है, डू, अपना काम हिज वर्क, तो राम डज नॉट डू हिज वर्क। पलक गाना नहीं गाती, कौन गाना नहीं गाता, पलक, ठीक है। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, पलक के बारे में, कि पलक गाना नहीं गाती। काम भी कौन कर रहा है, पलक, गाने का काम कौन कर रहा है, पलक। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, पलक, और पलक क्या है, अकेली पलक है, एक नाम है ये, तो ये एक वचन है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, डज, ठीक। नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे। गाने की इंग्लिश होती है सिंग, क्या गा रही है, सॉन्ग, तो ए सॉन्ग, ठीक है। तो पलक डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। हम खेलने नहीं जाते, हम खेलने नहीं जाते, हम क्या है, ये हमारा बहुवचन है, ठीक है। हम क्या है, हमारा बहुवचन है, क्योंकि हम यहाँ पर हम मतलब कई लोगों की बात हो रही है, तो वी बहुवचन है, तो डू, नहीं के लिए नॉट, और खेलने की प्ले, वी डू नॉट प्ले। यहाँ पर जाने की स्पेलिंग यहाँ पर मिस हो गया है, तो यहाँ पर होगा वी डू नॉट गो प्ले, ठीक है। तुम टहलने नहीं जाते, तुम हमारा, अगर हमने बताया, हमने सेकंड पर्सन का हमारा ये सिंगुलर और प्लूरल, सेकंड जो पर्सन होता है वो सिंगुलर भी उसका यू ही होता है और प्लूरल भी यू ही होता है। तो ये हमारा सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी डू ही लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिर्फ डज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यू डू नॉट वॉक, यहाँ भी मिस हो गया है, यू डू नॉट गो टू वॉक होगा, ठीक है। यहाँ पर यू डू नॉट गो टू वॉक, ठीक है, क्योंकि जाने की क्या होती है, गो, और वो कहाँ नहीं जाता, टहलने नहीं जाता, तो यू डू नॉट गो टू वॉक, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं, ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे वे होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, या जिनमें हमारे WH फैमिली वाले शब्द आते हैं। WH फैमिली की कौन कौन से शब्द हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो क्लास में WH फैमिली वर्ड की क्लास में मैंने बताया था आपको, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उस वीडियो क्लास को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि WH फैमिली में हमारे कौन कौन से वर्ड आते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य हमारे वो होते हैं जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है या उनमें WH फैमिली वर्ड आते हैं। अभी WH फैमिली वर्ड क्या है, क्या, क्यों, कैसे, ठीक है, कहाँ, कितना, ये सब क्या है, ये हमारे WH फैमिली के वर्ड हैं। वाई, वॉट, वेयर, ठीक। जब इस तरह के वाक्य आते, इस तरह के शब्द आते हैं तो वो हमारा क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है, जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहती हो, ठीक है, कहाँ, हम उससे प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रहती हो। तुम क्यों रो रही हो,
हमने उनसे प्रश्न पूछा। तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है वो हमारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम देख लें इनका रूल। लेकिन प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं ये हमारे दो तरह से होते हैं। एक तो वे वाक्य होते हैं जिनमें हमारा प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आ जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग में। जैसे वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में ही आ जाते हैं। जैसे क्या राधा गाना गाती है, क्या तुम अपना काम करते हो, क्या वे बाजार जाते हैं, ठीक है। जब इस तरह के वाक्य आ जाए, इसमें क्या है, क्या हमारे यानी प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, शुरू में आ गया है। क्या राधा गाना गाती है, क्या हमारा क्या है, शुरू में आ गया है, स्टार्टिंग में आ गया है। क्या तुम अपना काम करते हो, क्या हमारा क्या है, शुरुआत में आ गया है, ठीक है। जब ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आ जाए, उन वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य शुरुआत में आ रहा हो तब हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, मान लीजिए हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की डज और डू, ठीक। तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से उसको पहले लिख देते हैं। कब लिखते हैं, जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आता है, ठीक। यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आया है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसकी जगह में क्या लिखते हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट एक वचन का है तो हम डज लिखते हैं शुरुआत में। सब्जेक्ट अगर बहुवचन का है तो हम डू लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक। एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या राधा नाचती है, क्या राधा नाचती है, हमारा प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आया, राधा एक वचन है तो क्या लगाएंगे हम, डज। तो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी वॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम डज, ठीक। डज राधा डांस, ठीक है। पहले हमने डज लगाया, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्रिया हमारी क्या है, नाचती है वो, ठीक। तो क्या लिख दिया, डांस और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस रूल से हम किस तरह के वाक्य बनाएंगे, उन वाक्यों को बनाएंगे जिसमें हमारा प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आता है। याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, इस रूल से हम उन्हीं वाक्यों को बनाएंगे जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में आता है, ठीक है। तब हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते। जैसे क्या है तो क्या की अंग्रेजी वॉट नहीं लिखेंगे। तब हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से जो भी होती है डज डू उसको लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम अपना मेन वर्ब लिखेंगे और फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको लिख देंगे, ठीक है। आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वे सोते हैं, क्या शुरुआत में आया हमारा प्रश्नवाचक शब्द, वे हमारा क्या है, बहुवचन है तो हम डू लगाएंगे। तो डू दे स्लीप, ठीक। क्या तुम खाना खाते हो, तुम हमारा क्या है, बहुवचन में आता है ये, क्योंकि सेकंड पर्सन का है ये। तो डू यू ईट द फूड, ठीक। अब ऐसे वाक्य कि जिनमें हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, जैसे तुम क्यों रोती हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करते हो, तुम कैसे हो, ठीक है। इन सब में क्या है, हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है, ठीक है। इस तरह के वाक्यों को हम बनाने के क्या लिखेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी यानी जो हमारी WH फैमिली है उसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिख देंगे। क्या आ रहा है तो स्टार्टिंग में व्हाट लिख देंगे, कैसे हो तो हाउ, क्यों आ रहा है तो वाई, कहाँ आ रहा है तो वेयर। मतलब जिस हिसाब से जो हमारा वाक्य में आता है प्रश्नवाचक शब्द उसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हम शुरुआत में लिखेंगे, सबसे पहले शुरुआत में लिखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट के हिसाब से डज या डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। वही काम बार बार हम करना है, हमें वर्ब सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। एग्जाम्पल से समझेंगे। मोहन क्यों रोता है, प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वाई,
क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है वाई। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे WH फैमिली वाला वीडियो क्लास ज़रूर देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो वाई, मोहन क्या है हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो लगेगा डज मोहन वीप। वाई डज मोहन वीप। ठीक। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। वेयर कहाँ आया हमारा बीच में, तो कहाँ की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे तो वेयर। तुम क्या है हमारा बहुवचन है तो डू, फिर यू गो, वेयर डू यू गो। पिताजी बाजार क्यों जाते हैं, प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में आया, तो वाई डज द फादर गो टू मार्केट। वे सब टहलने क्यों जाते हैं, क्यों हमारा बीच में आया, तो वाई डू दे गो टू वॉक। अगला हमारा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जिनमें प्रश्न भी पूछा जाता है और नकारात्मक शब्द नहीं का भी प्रयोग होता है। ठीक है, यानी इस प्रकार के वाक्य में हम प्रश्न भी पूछा जाता है और नहीं का भी प्रयोग होता है। जैसे तुम क्यों नहीं जाते हो, तुम क्यों नहीं, क्यों प्रश्न भी पूछा गया और नहीं भी आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा हो और नहीं का भी प्रयोग हो, तो वो हमारे किस प्रकार के वाक्य हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं आइए देख लेते हैं। इसमें भी हमारा वही चीज़ है, अगर हमारा प्रश्नवाचक वाक्य शुरुआत में आ रहा हो तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, डज डू से शुरुआत करेंगे। अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आ रहा हो तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से डज डू लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। नहीं के लिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से देखेंगे, प्रिया खेलने क्यों नहीं जाती है। ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्यों की स्पेलिंग शुरू में लिख देंगे, वाई, प्रिया सिंगुलर है, डज प्रिया। अब सब्जेक्ट के बाद मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट, नहीं के लिए नॉट, तो प्रिया नॉट गो टू प्ले। ठीक है, तुम सब मैदान में क्या करते हो, वॉट डू यू डू इन द फील्ड। विजय पत्र क्यों नहीं लिखता है, वाई डज विजय नॉट राइट द लेटर। तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते हो, वाई डू यू नॉट रीड द बुक। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस खत्म हो गया है। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो आप फिर से रिपीट करके देखिए। ठीक है, खूब ढेर सारा प्रैक्टिस करिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से ही आप प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस ढूंढिए, बनाइए, उनको ट्रांसलेट करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं आपको 5 ट्रांसलेशन दे रही हूँ जिसको आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से समझ में आ गया तो आप उसे झट से कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो आपको इस वीडियो क्लास को रिपीट करके देखना है। ठीक है, तो आपके जो 5 ट्रांसलेशन हैं, जो आपको 5 सेंटेंसेस हैं जो आपको करने हैं। पहला है आपका राम पत्र लिखता है, सेकंड है चपरासी घंटी बजाता है, थर्ड है अध्यापक बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं, क्या मीरा खाना पकाती है, एंड नेक्स्ट वन इज़ बच्चे चेस क्यों नहीं खेलते। ये आपके 5 सेंटेंसेस हैं जिसके ट्रांसलेशन आपको करने हैं। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया है, अगर आपने इस वीडियो क्लास को ध्यान से देखा है तो आप ज़रूर इन 5 सेंटेंसेस को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झिझक के आप इसे आसानी से कर लेंगे। तब तक बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।